हेलो डियर स्टूडेंट्स, CSR नेट फिजिकल साइंस जून 2023 एग्ज़ाम का जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें पार्ट सी जो है आज हम आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के 65 तक आज के सॉल्यूशन रहेंगे आपके सामने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। देखिए, इसमें हमसे कह रहा है कि इन्फिनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसका रेडियस आर नोड है, सेंटर्ड एट द ओरिजिन एंड प्रोड्यूसेस ए टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड इज प्लेस्ड अलोंग द जेड एक्सिस। इस सर्कुलर लूप जिसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिटी के इक्वल दे रखा है। इट इज इनिशियली प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन द एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर ऑन द जेड एक्सिस। अगर रेडियस जो है वो सर्कुलर लूप का अधिक है देन द रेडियस ऑफ सोलिनॉइड, तो बताना है मैग्नीट्यूड जो है वो एंगुलर मोमेंटम का कितना होगा इन द लूप। ठीक है, सो देखो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, सिचुएशन देखो कुछ इस प्रकार से हमारे पास कि दिस इज द जेड एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस है और ये जो हमारे पास सर्कुलर लूप है ना, ये लाई किस में कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। दिस लाई इन द एक्स वाई प्लेन। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है एंड द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू यू अल्फा डिवाइड बाय पाई आर नोड स्क्वायर एंड कोस ओमेगा टी, वेयर आर नोड रिप्रेजेंट्स the radius of the coil of solenoid and the capital R represents the radius of this circular coil। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर जो है अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो EMF इंड्यूस होगा इस सर्कुलर लूप के अंदर। ठीक है, तो मान करके चल लेते हैं कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है दैट वाज V ऑफ t। ठीक है, उसको हम लोग V ऑफ t से डिनोट कर देते हैं। सो ऐसा कुछ हमारे पास फिगर जो है वो बन रहा है। अब सबसे पहले तो देखो एंगुलर मोमेंटम अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क से आप एंगुलर मोमेंटम आएंगे। टॉर्क जो है वो फोर्स से निकलेगा और फोर्स किससे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंड्यूस यहां पर हो ही रही है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद द टाइम। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो हम कैलकुलेट कर लें फॉर दिस सर्कुलर लूप। ठीक है, फिर हम फोर्स निकाल लें, फिर वहां से टॉर्क अबाउट दिस जेड एक्सिस। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 के अबाउट मान लेते हैं, z इज इक्वल टू 0 है ना ये। ठीक है, तो इसके अबाउट हम लोग टॉर्क निकाल लेंगे और फिर हम एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर जो है ना डायरेक्शन की बात नहीं की गई है और डायरेक्शन हम लोग कह भी नहीं सकते इस केस में, क्योंकि यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि जैसे टाइम हमारा इंक्रीज होगा ना, व्हेन टाइम इज इंक्रीजिंग, तो हमें पता है कि जो कोस ओमेगा टी है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो एक ध्यान रखना ये बात कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द जेड कैप डायरेक्शन। जेड कैप डायरेक्शन में हमारे पास प्रोड्यूस होने वाला है बिकॉज कॉइल इस प्रकार से है ना, जो सोलिनॉइड के कॉइल इस प्रकार से है। तो राइट हैंड रूल से आप लोग देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जेड कैप डायरेक्शन में होगा। और एक बात और ध्यान रखना है, सर्कुलर कॉइल क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर भी जेड एक्सिस के अलोंग ही होगा। ठीक है, दैट मीन्स हम साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है इसके बीच एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, सो देखो EMF जो इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड EMF, इसकी वैल्यू कितनी होगी, E डॉट dl लिख सकते हैं इसको हम लोग। ये पोटेंशियल तो है ना हमारे पास, पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं, E डॉट dl दिस इज इक्वल टू माइनस का d फाई बाई dt। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद द टाइम। ओके, तो हम इसका ऐसा लिख सकते हैं, देखो d बाई डी टी, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना तो मैग्नेटिक फील्ड लिखो देन एरिया एंड देन कोस 0 डिग्री। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास हो जाएगा देखो माइनस एंड दिस इज पाई आर नोड स्क्वायर। ठीक है, पाई आर नोड स्क्वायर मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड में जो टर्म कांस्टेंट है वो हमारे पास है अल्फा डिवाइड बाय पाई आर नोड स्क्वायर एंड डी बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी। ठीक है, और इस तरफ अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू में हमारे पास हो जाएगा dl लेंथ, तो लेंथ हमारे पास है 2 पाई आर नोड। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ सोलिनॉइड। EMF जो इंड्यूस होगा वो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा है वो हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास आ जाएगा पाई से, ये एक्चुअल में सारे कैंसिल आउट हो गए यहां पर तो। ठीक है,
और कोस ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेना है आपने यहाँ से, तो मेरे पास आएगा प्लस का अल्फा साइन ओमेगा टी एंड इनटू में ओमेगा, ये आएगा। देखना एक बार, प्लस हो जाएगा ना, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन अल्फा, ठीक है, फिर इसके बाद कोस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी का ओमेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ जाएगा E इज इक्वल टू अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड डिवाइड बाय, यहां से देखेंगे 2 पाई आर नोड, ठीक है। बट अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस कॉइल में कितना हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस है, यानी कि कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट F इज इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। तो क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको यूनिटी गिवन है ना, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है लैम्डा इंटू में लेंथ विच इज 2 पाई आर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस है दैट्स वैल्यू इज अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड डिवाइड बाय 2 पाई, और आर नोड हमारे पास अब हो जाएगा कैपिटल आर, क्योंकि हम लोग एक स्क्वाइल के लिए निकाल रहे हैं, सर्कुलर लूप के लिए निकाल रहे हैं, तो सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। सो स्मॉल आर नोड की जगह पर हम रखेंगे कैपिटल आर, ठीक है। थोड़ा सा इस और सोल्व करते हैं, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और जो लैम्डा है इसका वैल्यू आपको 1 गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिटी गिवन है। सो नाउ दिस इंप्लाइज दैट फोर्स हमारे पास आ जाएगा, फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस सर्कुलर लूप, ठीक है, ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रहा है अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी। डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है इस केस में, बिकॉज आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है। अब आप टॉर्क निकाल लें, तो टॉर्क मेरे पास आ जाएगा आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो गया आर एफ, जो कि हमारे पास एल ओमेगा साइन ओमेगा टी है, एंड देन साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 क्यों लिया मैंने, बिकॉज आप देखिए फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समान रहेगी, सेम रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो आप देखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो करंट की डायरेक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं, करंट की डायरेक्शन, जैसे इस कॉइल के अंदर हमारे पास करंट किस डायरेक्शन में है, फाई कैप डायरेक्शन में है ना, तो फाई कैप डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो आर कैप, आर वेक्टर जो है ना, इसको हम लिखेंगे यहां पर आर कैप में, यहां पर हो जाएगा आर यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर यूनिट वेक्टर है, क्रॉस में फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फाई कैप, इसकी डायरेक्शन क्या है, फाई कैप है। सो आर कैप और फाई कैप एंगल कितना बना, 90 डिग्री। सो ये हमारे पास हो जाएगा जेड कैप, यानी कि जो टॉर्क लग रहा है दिस इज अबाउट जेड एक्सिस, दिस इज अबाउट द जेड एक्सिस, आप ऐसे पता लगा सकते हैं आर कैप क्रॉस फाई कैप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जेड कैप, ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है इसका आर कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट या फोर्स, उन सब की एक डायरेक्शन है फाई कैप, और आर कैप क्रॉस फाई कैप हो जाएगा जेड कैप। तो जेड कैप के डायरेक्शन में हमारे पास टॉर्क जो है वो अबाउट जेड एक्सिस एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा ओमेगा आर एंड साइन ओमेगा टी। सो वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ टॉ, you can find out what is the value of angular momentum by using this relation that tau is equal to dl by dt, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा L is equal to इंटीग्रेशन tau dt, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे, देखो टो का वैल्यू पुट करते हैं अल्फा ओमेगा आर साइन ओमेगा टी, सो अल्फा ओमेगा आर साइन ओमेगा टी एंड देन dt, और 0 से t, इनिशियली रेस्ट पर था ना ये, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पर था, तो टाइम कितना था स्टार्टिंग में, 0 था, और फिर उसके बाद टाइम कितना है, t है, हम अज्यूम कर लेते हैं टाइम कितना है, t है, ठीक है। तो यहां से हम देखें तो अल्फा ओमेगा आर, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, ठीक है। लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू t। चलिए इसको हम आगे देखते हैं, तो हमारे पास आएगा, देखो ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल आउट, नाउ अल्फा आर अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कोस ओमेगा टी, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस कोस 0 विच इज 1, ठीक है। तो मेरे पास आ गया अल्फा आर एंड 1 माइनस कोस ओमेगा टी, सो दिस वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अल्फा आर 1 माइनस कोस ओमेगा टी, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज पूछा गया था, तो मैग्नीट्यूड वाइज आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57 एंड इट इज बेस्ड ऑन बाइसेक्शन मेथड। न्यूमेरिकल एनालिसिस में बाइसेक्शन मेथड पर बेस्ड है, जिसका यूज हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। पॉलिनोमियल गिवन है, यहां पर देखो a और b का वैल्यू भी गिवन है 1 और 2, जहां पर फंक्शन का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है, उसका जो हमारे पास में वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, सच दैट कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 है। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो रूट है ना, वो यहां पर लाई करेगा बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। सो 1 and 2 आर द चूजन बाउंड्रीज ऑफ द इंटरवल एट विच x नोड लाइज
नाउ इफ बाइसेक्शन मेथड इज इटरेटेड 3 टाइम्स, व्हाट इज द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ दिस एक्स नॉट? ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल आपको गिवन है, ठीक है। सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 सच दैट एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज -1 एंड दिस वैल्यू इज 3, ठीक है। सो ऑब्वियसली एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई एफ ऑफ 2, दिस इज हमारे पास है हमारे लेस देन 0, मतलब साइन चेंज किया ना, यहाँ पे साइन चेंज हो गया एंड इट इज लेस देन 0, सो दिस इंप्लाइज दैट रूट एक्स नॉट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। आप एक एक करके आपने 3 इटरेशन करने हैं। सो फर्स्ट इटरेशन की हम लोग बात करते हैं। सो फर्स्ट इटरेशन में हमारे पास रहेगा, देखो एक्स नोड का वैल्यू a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, देखो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, यानी हमारे पास डिवाइड बाई 2 यानी हमारे पास हो गया 3/2। अब 3/2 पर देखें कि पोलिनोमियल का साइन किस प्रकार से आप लोग f ऑफ 3/2, इस पर साइन आप चेक करें एक बार, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 27 डिवाइड बाई 8, माइनस में हो जाएगा 9/4 माइनस का 1, 8 एलसीएम हो गया, सो 27 माइनस का 18, ठीक है, एंड माइनस का 8। तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू आ रहा है 1/8, दैट इज ग्रेटर देन 0। सो इफ इट इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर देख सकते हैं आप ये पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिल रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू कहां था, यहां पर था, है ना। तो दिस मीन्स एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3/2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सो नाउ दिस इंप्लाइज दैट रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 3/2, ठीक है। सेकेंड इटरेशन की बात करते हैं। सेकेंड इटरेशन में फिर हम फर्दर चलेंगे, एक काम करते हैं, c/2 का एक्स नोड माना है आपने, एक काम कीजिए इसको c मान लो आप लोग, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज d इज इक्वल टू, ठीक है। सो अब देखो 1 हमने माना था a को और 3/2 माना था c को, तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस c/2 नेक्स्ट, ठीक है। सो नाउ दिस वैल्यू विल बी 1 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 5/4। 5/4 पर अगर हम पोलिनोमियल का साइन चेक करेंगे तो मेरे पास आएगा f ऑफ 5/4 इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 64 माइनस 25/16 माइनस का 1, ठीक है। 64 यहाँ पर एलसीएम आ गया, 125 माइनस में 100 माइनस का 64, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू मुझे लेस देन 0 मिल रहा है, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू बताइए 1 पर मिल रहा था कि 3/2 पर, तो हमें पता है 1 पर हमें नेगेटिव मिल रहा था और 3/2 पर हमें पॉजिटिव मिल रहा था। सो दैट मीन्स नाउ आवर रूट लाइज बिटवीन 3/2 एंड 5/4, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट यहां पर f ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई f ऑफ 5/4 इट इज लेस देन 0, सो रूट लाइज बिटवीन 3/2 एंड 5/4, ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन में एक्स नोड ही हमारे पास है ना, जो आप ई कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, दैट वाज एक्स नोड। तो एक्स नोड मतलब जो रूट लाई करेगा अब, ठीक है, वो 3/2 5/4 के बीच में करेगा, तो इसका मिड पॉइंट ढूंढते हैं, तो मिड पॉइंट होगा 3/2 प्लस 5/4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो मेरे पास ये कितना आ गया, दिस इज 4, 6 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, यानी आ जाता है 11/8। तो यही आपसे वैल्यू पूछा गया था कि थर्ड इटरेशन पे हमें एक्स नोड का क्या वैल्यू मिलेगा, तो ये हमने इसका 11/8 आंसर निकाल दिया। अब हमें फंक्शन का वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम आंसर जो है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट हमने बाइसेक्शन मेथड में क्या किया, यहां पर हम लोग इटरेशन के दौरान जो रूट्स हैं उनका हम लोग जो है मतलब एवरेज लेते चले गए, है ना, एवरेज लेते चले गए और हमें पता चलता गया कि यहाँ पर रूट जो है वो किसके बीच में लाई करेंगे। वट आर हमारे पास जो 2 इंटरवल्स हैं वो आपको पता चल गया है, उन 2 इंटरवल्स के बीच रूट्स लाई कर रहे हैं, फर्स्ट इटरेशन में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये, ठीक है। अभी 11/8 पे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है एक्स नोड का वैल्यू कितना है, रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स नोड, तो बस एक्स नोड का वैल्यू ये हमारे पास में रहेगा। 58 क्वांटम मैकेनिक्स का ये बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्टिंग्विशेबल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं 2, जिनके मासेस m के इक्वल हैं एंड दे आर इन 1 डायमेंशनल इन्फिनाइट स्क्वायर वेल, जिसका इंटरवल 0 से a तक है। x1 x2 पोजीशन ऑपरेटर्स को यहां पर डिनोट कर रहा है ऑफ द 2 पार्टिकल्स। एक्सपेक्टेशन वैल्यू x1 x2 का आपने कैलकुलेट करना है इन द स्टेट जहां एक पार्टिकल तो ग्राउंड स्टेट में है और दूसरा पार्टिकल जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा,
ठीक है, देखो जो हमारे पास नेट वेव फंक्शन आप कैलकुलेट करते हैं, दिस वाज psi1 psi2, ठीक है, दो नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं, तो इस वजह से हमारे पास हो जाएगा जो नेट वेव फंक्शन है, दिस वाज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू। ओके, तो हम इसमें लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट में 2/a एंड देन साइन n1 पाई x1/a, क्योंकि यहाँ पर लेंथ कितना है दे रखा है आपको, a के इक्वल है ना, इन्फिनाइट स्क्वायर वेल जो है उसका कितना है हमारे पास में रेंज है, दिस इज a, ठीक है। नेक्स्ट अंडर रूट 2/a एंड साइन n2 पाई x2/a, ये हमारे पास है। नाउ अगर हम लोग इसको psi1 कह रहे हैं तो इसे ग्राउंड स्टेट में मान लेते हैं कि ये पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है, और तो दूसरा वाला किस में हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, जैसा कि यहाँ पर कह रहा है ना। तो इस केस में क्या होगा कि n1 का वैल्यू 1 के इक्वल और इस केस में n2 का वैल्यू 2 के इक्वल, ठीक है। और फिर आपने कैलकुलेट करना है व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस x1 x2। तो अगर इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आएगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन एंड देन साई जो नेट आ रहा है, ठीक है, साई नेट स्टार x1 x2 एंड देन साई नेट एंड dx1 dx2, ठीक है। इसे सेपरेट भी आप लोग कर सकते हैं, तो मेरे पास आएगा देखो 0 से a एंड देन psi1 स्टार x1 psi1 dx1, ठीक है। देख तो ये टर्म आ रहा है एंड द नेक्स्ट टर्म विल बी 0 to a psi2 स्टार एंड x2 psi2 एंड dx2। देखो अब आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ पर psi1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इसका आप कंजुगेट लेंगे तो मेरे पास सेम का सेम आएगा, साइन स्क्वायर पाई x1/a हो जाएगा, क्योंकि n1 1 के इक्वल है। फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के a तक, तो ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं। बट एक रिजल्ट अगर आपको याद है तो डायरेक्ट यहीं पर ही आप आंसर लिख सकते हैं। व्हाट इज दैट रिजल्ट? रिजल्ट ये है कि इन्फिनाइट स्क्वायर वेल के लिए चाहे फिर कोई भी हमारे पास में स्टेट मौजूद हो, चाहे वो ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट कोई भी है, तो उस केस में एवरेज वैल्यू जो होती है पोजीशन की, इट इज ऑलवेज a/2। अगर हमारे पास में 0 से a अगर रेंज दे रखा है स्क्वायर वेल का, तो ठीक है, whenever there is an infinite square well whose range is given to you 0 to a and you have to find out what is the average value of the position in all the states, the answer should remain same and that value is a/2, वो a/2 वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर रिजल्ट याद है आपको तो रिजल्ट डायरेक्ट अगर आपको याद है तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। सो a/2 यहां से a/2 यहां से, द आंसर शुड बी a² डिवाइड बाय 4, ठीक है। और अगर -a से a अगर हुई होता तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 हो जाता, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है a² बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। इवन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम भी आप कैलकुलेट करते तो वो 0 हो जाएगा, बिकॉज द वेव फंक्शन इज एक्चुअली रियल वेव फंक्शन है, ठीक है। लेकिन हाँ p² या x² अगर आप कैलकुलेट कर रहे होते तो वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग आता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे a² बाय 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट ना 59 नंबर क्वेश्चन, ये 2 रैंडम वॉकर प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये 2 रैंडम वॉकर प्रॉब्लम मैंने पहले ही लेक्चर वीडियो करके इसमें डाल दिया था चैनल पर, तो आप वहां जा करके उसको देख सकते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन है ना 59 नंबर क्वेश्चन का, वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अब हम जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 पर। देखो मैथमेटिकल फिजिक्स और हमारे पास ये गिवन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। रैंडम वेरिएबल कोई y है जो ओबे कर रहा है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, आपने मीन वैल्यू फाइंड आउट करना है e⁻y का, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रोबेबिलिटी पहले लिख लेते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 1/√2 पाई सिग्मा, ठीक है, e⁻⁻x μ, ठीक है। y यूज कर रहा है तो y यूज करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय √2 सिग्मा और इसका होल स्क्वायर, यही आ रहा होगा, ठीक है। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ द e⁻y। सो देखो इसका अगर हम मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है। एंड ये सेम e⁻y and what is the probability function? This is given to you 1/√2 पाई सिग्मा, ठीक है, and then e⁻⁻ y minus μ डिवाइड बाय √2 सिग्मा इसका होल स्क्वायर एंड देन dy, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है जिसमें आपसे कई बार वेरिएंस भी फाइंड आउट करवा सकता है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ठीक है।
तो आप ध्यान रखेंगे वेरिएंस निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन वैल्यू ऑफ दी एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास होगा सिग्मा स्क्वायर। और सिग्मा अगर आप कैलकुलेट करें स्टैंडर्ड डेविएशन तो फिर इसका रूट आप लोग लगाएंगे। तो ऐसे मतलब ये फॉर्मूले जितने भी है ना वो आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अभी इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं, अगर मैं इसमें ये मीन म्यू का वैल्यू अगर 0 ले लेता हूं तो आप देखिए कि चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इन चारों ऑप्शन की वैल्यू भी अलग अलग मिल रही है। सो क्यों ना सिंप्लिसिटी के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि म्यू का वैल्यू 0 है, क्योंकि चारों ऑप्शन ही डिफरेंट हैं। दिस इज ओनली फॉर सिंप्लिसिटी, ओके। तो मेरे पास कितना आएगा यहां से, ये आ जाएगा -∞ से इन्फिनिटी e टू द पावर y 1/√2 पाई सिग्मा एंड e टू द पावर -y स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर एंड देन dy, ठीक है। अब देखो यहां से आएगा 1/√2 पाई सिग्मा एंड -∞ टू इन्फिनिटी e टू द पावर, ठीक है, माइनस का 1/2 सिग्मा स्क्वायर एंड y स्क्वायर प्लस का y एंड देन dy। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, सही है। एक्सपोनेंशियल a एक्सपोनेंशियल b हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल a प्लस b, तो बस मैंने वही किया है। अब ये हमारे पास देखो जनरल फॉर्मूला, दिस इज गॉसियन इंटीग्रल। तो अगर ये गॉसियन इंटीग्रल का वैल्यू आपको याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड गॉसियन इंटीग्रल, जिसका यूज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में तो बहुत ज्यादा होता है। कई बार आपको ऐसा हैमिल्टोनियन दे देता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपसे पूछता है कि व्हाट इज द पार्टीशन फंक्शन, तो आप उसके अंदर ये इंटीग्रल का यूज करते हैं। तो अगर आपने वो क्वेश्चंस किए हैं तो इस इंटीग्रल का वैल्यू आपको जरूर याद होगा। सो दैट वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, -∞ टू इन्फिनिटी e टू द पावर -ax स्क्वायर प्लस bx एंड dx, दिस शुड इक्वल टू √π/a एंड e टू द पावर b स्क्वायर बाय 4a। ये आपने कई बार यूज किया होगा, ये आप ध्यान रखें इस इंटीग्रल का वैल्यू। अभी अगर आपको ये याद है तो देखो ना डायरेक्टली 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ओके। सो नाउ दिस कम्स आउट टू बी 1/√2 पाई एंड देन सिग्मा। अब देखो इसका वैल्यू यहां पर देखें तो अंडर रूट में पाई डिवाइड बाय सिग्मा, सॉरी a, तो ये देखो a का वैल्यू कितना है 1/2 सिग्मा स्क्वायर है ना, तो यहां पर लिखेंगे 1/2 सिग्मा स्क्वायर एंड देन e टू द पावर b स्क्वायर। तो b है हमारे पास x का यानी y का जो कोफिशिएंट है, तो इस केस में y का कोफिशिएंट ही 1 है, तो b स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया। सो 1 डिवाइड बाय देन 4 एंड देन द वैल्यू ऑफ a इज मल्टीप्लाई 1/2 सिग्मा स्क्वायर। तो बस ये वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा, इससे थोड़ा सा सोल्व कर लें, ठीक है। सो नाउ दिस इंप्लाइज दैट 1/√2 पाई सिग्मा, और यहां से आएगा देखो रूट में 2 पाई सिग्मा, ठीक है, जो कि कैंसिल आउट हो रहा है देखो, एंड e टू द पावर 1/2, ठीक है, 1/2 यहां पर हो जाएगा, हाँ, एंड देन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास आ रहा है, देख लें एक बार, देखो ना ये 2 इससे कैंसिल आउट होगा 2 पर और सिग्मा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सो सिग्मा स्क्वायर बाय 2, और यहां से आप देखो ना रूट को ओपन करेंगे 2 सिग्मा स्क्वायर इधर जाएगा, तो दिस कैंसिल आउट विद दिस वन एंड द आंसर वुड बी e टू द पावर सिग्मा स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये मेरे पास में रिजल्ट आ रहा है। सो जिस समय आप म्यू का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो मीन वैल्यू आपको मिलने वाला है e टू द पावर y का, वो ये मिलेगा। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो यू सी द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहां से मैच कर रहा है। 61, सो इसमें हमें गिवन है, देखो ये स्कैटरिंग थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है, फेज शिफ्ट ऑफ द पार्शियल वेव एनालिसिस पर देखो ये क्वेश्चन बेस्ड है। इन एन इलास्टिक स्कैटरिंग एट एनर्जी ई आर डेल नोट डेल 1 और डेल एल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 0 है, ठीक है। तो ये फेज शिफ्ट्स आपको दे रखे हैं, डेल 0 दैट कोरस्पॉन्ड्स टू एस वेव स्कैटरिंग, तो इसका वैल्यू है 12 डिग्री, देन डेल 1 इज 4 डिग्री एंड देन यहां पर फॉर वैल्यूज एल ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 द फेज शिफ्ट इज 0 डिग्री, ठीक है। नाउ द बेस्ट क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ थीटा डिपेंडेंस ऑफ द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा बाय डी कोस थीटा, ओके। तो इसका मतलब आपको निकालना है डी सिग्मा बाय डी कोस थीटा। तो इसका जो बेस्ट ग्राफ होगा वो आपको यहां पर रिप्रेजेंट करके बताना है, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए देखो ग्राफ कैलकुलेट हम बाद में करेंगे, पहले सिग्मा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एंड वट सिग्मा जो मेरे पास आएगा उसको मैं कोस थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लूंगा, तो मेरे पास जो भी रिजल्ट आएगा मैं ग्राफ प्लॉट उसका कर लेता हूं। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो सिग्मा होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ऑफ थीटा और इसका मोड का स्क्वायर। ये तो आपको रिजल्ट याद ही होगा, एफ ऑफ थीटा रिप्रेजेंट्स द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, इसका मॉडुलस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सो दिस गिव्स मी
स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का इस प्रकार से आप मालूम करते हैं वैल्यू, ठीक है। वैसे एक्चुअल में जनरल आप देखो कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ कैलकुलेट भी कर सकते हैं, दैट डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है यहाँ पर एफ ऑफ थीटा स्क्वायर, एंड देन सिग्मा टी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0 to पाई 0 to 2 पाई, ठीक है, एंड देन डी सिग्मा बाई डी ओमेगा एंड डी ओमेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ जो वैल्यू आएगा दिस वाज डी सिग्मा बाई डी ओमेगा एंड मल्टीप्लाई विद द 4 पाई, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 4 पाई एंड एफ ऑफ थीटा मॉडुलस का स्क्वायर। तो बेसिकली हमने देखा यहाँ से कि जो हमारे पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो पार्शियल वेव एनालिसिस में दिया जाता है, एंड दैट वैल्यू इज 1/k समेशन k का वैल्यू l का वैल्यू यहाँ पर रन करेगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, एंड 2l + 1, ठीक है, e टू द पावर आइटा डेल एल, देन साइन डेल एल, एंड देन pl ऑफ कोस थीटा। अब ये फॉर्मूला तो देखो आपको याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, पार्शियल वेव एनालिसिस से आता है। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला है होता है हमारे पास में इन टर्म्स ऑफ दिस l, दिस k, ठीक है, वेव वेक्टर, एंड दिस डेल एल फेज शिफ्ट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक काम करते हैं, l का वैल्यू हम लोग वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं 0 1 2 3 इस प्रकार से। तो मेरे पास कितना आएगा 1/k जो कि हम बाहर ले रहे हैं, एंड देन l का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मेरे पास ये 1 बन गया, एंड e टू द पावर आइटा डेल 0, ठीक है, एंड देन साइन डेल 0, एंड देन p0 ऑफ कोस थीटा, ठीक है। प्लस में फिर l इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा 3 e टू द पावर आइटा डेल 1, एंड देन साइन डेल 1 एंड p1 ऑफ कोस थीटा। देखो अदर टर्म्स नहीं लिखेंगे बिकॉज दे बिकम 0, वो 0 हो जाएंगे सब। ऐसा इसलिए बिकॉज आप देख सकते हैं कि l इज इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2 के लिए फेज शिफ्ट का वैल्यू 0 डिग्री है। सो साइन 0 डिग्री जितने भी आएंगे दैट वर 0, ठीक है, तो वो हमारे पास 0 मिल जाएगा, तो वो टर्म्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट कि p नॉट कोस थीटा 1 होता है और p1 ऑफ कोस थीटा हमारे पास कोस थीटा होता है, ठीक है। और हाँ, जब आप ये एफ थीटा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एफ थीटा ये हमारे पास आएगा, तो आप ये देखें कि जो e टू द पावर आइटा डेल नोड है, क्योंकि डेल नोड हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है ना 12 डिग्री, तो ये मुझे कांस्टेंट मिलेगा, ये मुझे कांस्टेंट मिलेगा, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, ये सब मुझे कांस्टेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंसी कुछ इस प्रकार से है दैट दिस इज 1, या फिर आप कोई कांस्टेंट मान लें, इसको सम कांस्टेंट आएगा तो इसको c1 मान लेते हैं, प्लस में इधर से कुछ कांस्टेंट आएगा c2 मान लेते हैं, एंड देन कोस थीटा। तो ये है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का इस प्रकार से डिपेंडेंसी है ऑन द कोस थीटा, क्योंकि मुझे तो कोस थीटा पर ही देखना है, डेरिवेटिव तो लास्ट में जाके मुझे कोस थीटा पर ही लेना है। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट कि जो सिग्मा होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एफ ऑफ थीटा मोड स्क्वायर, यानी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, एंड प्लस में हो जाएगा 2 c1 c2 एंड कोस थीटा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया सिग्मा, और अब कुछ नहीं करना आपने, डी सिग्मा बाई डी कोस थीटा, मतलब कि इसका आपने एक बार डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू कोस थीटा। तो कोस थीटा के रेस्पेक्ट में देखो यहाँ 0 हो गया, यहाँ से देखें कितना आएगा, यहाँ से यहाँ मिल जाएगा आपको, देखो 2 कोस थीटा ना, देखो ना c2 स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और यहाँ से आएगा 2 कोस थीटा, और फिर कोस थीटा का ही कोस थीटा के रेस्पेक्ट में 1, दैट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस में c2 स्क्वायर एंड देन 2 कोस थीटा, और कोस थीटा का ही हमारे पास 1 हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है तो 2 c1 c2 एंड देन कोस थीटा, तो कोस थीटा के रेस्पेक्ट में लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा इसका वैल्यू कितना 2 c1 c2 एंड मल्टीप्लाई 1, ठीक है। सो नाउ वी कैन से दिस कि हमारे पास है कुछ कांस्टेंट c3 कोस थीटा और प्लस में है समथिंग c4, दैट मीन्स हमें जो ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है, डी सिग्मा बाई डी कोस थीटा वर्सेस थीटा का, तो वो ग्राफ मुझे सेम जैसा कोस थीटा का ग्राफ है ना वैसा ही मिलने वाला है, ठीक है, सेम जैसा कोस थीटा का ग्राफ है। सो ग्राफ विल लुक लाइक सेम एज कोस थीटा, सो डी सिग्मा बाई डी कोस थीटा वर्सेस थीटा का जो ग्राफ है दिस लुक लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास में ग्राफ हो जाएगा, जैसा हमारे पास कोस थीटा का ग्राफ है इट लुक लाइक दिस, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि 61 में जो मैंने ग्राफ बनाया है ना उसमें आप देखेंगे कि पाई पर वैल्यू 0 दिखा रखा है, बट आप जानते हैं कोस थीटा के ग्राफ में पाई जो होता है उस पर कोस थीटा का वैल्यू -1 होता है। अब अगर मैं यहाँ ऑप्शन जो देख रहा हूँ ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 है विच लुक्स लाइक सिमिलर टू कोस थीटा ग्राफ।
ठीक है। तो वो क्या है कि जैसे वो जीरो जो आने लग रहा है ना कोस पाई पर, मतलब वो जो पाई के ऊपर थीटा वैल्यू जो है उस पर जीरो जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, दैट वाज कंज्यूम्ड बाय द कांस्टेंट्स, जो मेरे पास C3 C4 जो कांस्टेंट्स आ रहे थे ना, दैट विल कंज्यूम एंड गिव्स मी द रिजल्टेंट वैल्यू जीरो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमारे पास में ऐसा ही मिलने वाला है, बिकॉज एक ही ग्राफ दे रखा है कोस थीटा जैसा। ठीक है, तो आप ऐसा देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ना टू ऑपरेटर्स गिवन है A एंड B एंड दैट सेटिस्फाई द कम्यूटेशन रिलेशंस। तो कम्यूटेशन रिलेशन कुछ इस प्रकार से आपको गिवन है, H हैमिल्टोनियन के साथ A ऑपरेटर का लिया आप लोगों ने अगर कम्यूटेशन रिलेशन, तो यहाँ पर हमें दे रखा है इट्स वैल्यू इज माइनस एच कट ओमेगा B। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग H का B के साथ लेते हैं कम्यूटेशन, तो दैट कम्यूटेटर वैल्यू विल बी एच कट ओमेगा A। ठीक है, एच कट ओमेगा A। ओके, नाउ इट इज गिवन दैट कि जिस समय टाइम जीरो था, सो इनिशियल कंडीशन आपको दे रखा है। तो पक्की बात है, जब इनिशियल कंडीशन आपको दी रहती है ना, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द कांस्टेंट्स वैल्यूज। ओके, कांस्टेंट की वैल्यूज आपने मालूम करनी है। तो यहां पर जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ए का, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए का दिस इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू बी का हमारे पास है आइटा के इक्वल, सो दिस इज इक्वल टू आइटा। ठीक है, और आपने यहां से मालूम ये करना है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस ए एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो एट एनी टाइम टी द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना, वो सीएसआर नेट इन टिफर क्वेश्चन में भी आपके, टिफर एग्जाम के अंदर भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, जहां आपको दो कम्यूटेशन रिलेशन दिए हैं और फिर इनिशियल कंडीशन देकर के आपसे किसी टाइम टी पर पूछ सकता है कि ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू या बी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना होगा। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन करें तो आपको एहरेनफेस्ट थ्योरम यूज करना है। ठीक है, सो एहरेनफेस्ट थ्योरम, दिस यू शुड हैव टू यूज। ठीक है, तो यहां पर देखो ए के लिए भी लगा देंगे आप डी बाई डी टी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो ए का रहेगा उसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास होता है 1 बाय आइटा एच कट। ठीक है, एंड देन यहां हो जाएगा, ठीक है, ए विद द एच एंड प्लस में डेल ए बाय डेल टी। ठीक है, डेल ए बाय डेल टी, ये मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये वैल्यू तो जीरो हो गया, बिकॉज टाइम पर तो एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करेगा ये। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग जीरो अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, और ये वैल्यू हमें दे रखा है इनिशियल कंडीशन पे, हम लोग इसको इंपोज कर रहे हैं, और यहाँ इसका वैल्यू मुझे गिवन है माइनस एच कट ओमेगा बी। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 बाई आइटा एच कट। बट एक चीज़ ध्यान रखें, जो एच ए है दिस इज गिवन टू माइनस एच कट ओमेगा बी, बट ए एच कितना हो जाएगा, तो ए एच अगर हम देखें तो दैट वैल्यू इज प्लस का एच कट ओमेगा बी। ठीक है, नाउ दिस कम्स आउट टू बी एच कट से एच कट कैंसिल आउट एंड माइनस आइटा एंड ओमेगा बी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है, और हाँ इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी यहाँ पर होता है ना, सो रिमेंबर दिस थिंग, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन द सिमिलर वे, इन सिमिलर वे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी, इसका डेरिवेटिव लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरे पास आएगा 1 बाय आइटा एच कट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू बी, ठीक है, कम्यूटेटर, और प्लस में हो जाएगा डेल बी बाय डेल टी विच इज जीरो। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, जीरो है। इनिशियल कंडीशन में इसका वैल्यू जीरो दे रखा है, एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी बी और एच का, तो एच और बी का दे रखा है एच कट ओमेगा है, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस एच कट ओमेगा है। ठीक है, एच कट से एच कट कैंसिल आउट एंड आई एम गेटिंग आइटा ओमेगा एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस ए। ठीक है, तो ये आपको मिल रहा है। अब बिकॉज अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है ना कि ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना है एट एनी टाइम, सो दैट मीन्स आपको यहां से एक बार फिर दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और डेरिवेटिव इसलिए लेना है बिकॉज आप देखें डी बी बाई डी टी तभी आएगा जब इसका एक बार और डेरिवेटिव लेंगे, एंड दैट वैल्यू वी नो इन टर्म्स ऑफ ए। तो ये वैल्यू फिर हम यहां पुट कर देंगे, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा विच यू कैन इजिली सॉल्व। ओके, सो वन टाइम मोर आई टेक द डेरिवेटिव, सो दैट गिव्स मी द रिजल्ट डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर। ऐसा शायद ना एक दो साल पहले, शायद मेरे हिसाब से 2022 में या 21 में, ठीक है 21 में तो खैर एग्जाम नहीं हुआ, तो बस 22 में ही शायद मुझे लगता है सीएसआर नेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है ऐसा क्वेश्चन वहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा एंड डी बी बाई डी टी, जिसका वैल्यू है आयोटा ओमेगा एंड देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस ए। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया। ठीक है, डी बी बाई डी टी का ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, तो देखो यहाँ से मेरे पास आएगा आइटा स्क्वायर -1 -1 -1,
ये हो जाएगा यहाँ से, तो ओमेगा स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस ए। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका आएगा, देखो हमारे पास एम स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और इससे दैट एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, यानी कि हमारे पास में रियल रूट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस ओमेगा। सो नाउ द सॉल्यूशन विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए का हो जाएगा c1 e टू द पावर ओमेगा टी प्लस में c2 e टू द पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ना इनिशियल कंडीशन हम इंपोज करते हैं ताकि मुझे c1 और c2 का वैल्यू मिल सके। सो दैट्स वाई यू हैव टू यूज द इनिशियल कंडीशन दैट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a वुड बी 0। ठीक है, सो देखो टाइम t 0 रखेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, e टू द पावर 0 1 e टू द पावर 0 1, इट मीन्स c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो गया। और यू से दैट c1 इज इक्वल टू माइनस का c2 जिसे हम लोग c से डिनोट कर देते हैं। लेट अस कॉल दिस एज c। ठीक है, तो वापस पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो मेरे पास आएगा दिस इंप्लाइज दैट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a कमिंग आउट टू बी c एंड देन e टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा t। ठीक है, एंड माइनस का e टू द पावर माइनस ओमेगा t। ओके, नाउ दिस कम्स आउट टू बी 2c एंड साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक आएगा ना यहाँ पर, बिकॉज आयोटा थोड़ी ना है यहाँ पर, अगर आयोटा होता तो फिर हाइपरबोलिक यहाँ पर नहीं आता, अभी फिलहाल हाइपरबोलिक है इस केस में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है ना इस c का वैल्यू और मालूम करना है। नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c यू हैव टू यूज द सेकंड इनिशियल कंडीशन, जो कि टाइम 0 पर हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ b आयोटा दे रखा है। सो यू हैव टू यूज द इक्वेशन नंबर 1 फॉर दिस। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर देखो ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू b भी आ रहा है और एक्सपेक्टेशन वैल्यू a भी है। सो इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a हम लोग पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा, एक बार टाइम डेरिवेटिव करना है ना उसका 2c साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी का, सो दैट गिव्स मी रिजल्ट 2c और साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी एंड मल्टीप्लाई फिर ओमेगा टी का कितना हो गया ओमेगा। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट सो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस b। ओमेगा से ही ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। टाइम 0 रखना है तो टाइम 0 पर कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी कितना होता है 1 है। ठीक है, और जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू b का आपको गिवन है दैट वाज आयोटा। तो बस यहाँ से हम लोग आगे सोल्व करते हैं। 2c इज इक्वल टू देखो आयोटा इंटू आयोटा -1 एंड -1 इंटू -1 +1, तो c का वैल्यू मेरे पास आ गया 1/2। c का वैल्यू कितना आ गया 1/2 के इक्वल। ठीक है, तो बस ये वैल्यू हम लोग वहां पुट कर देते हैं। सो दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a कमिंग आउट टू बी 2/2 एंड साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। सो दैट मीन्स द रिजल्ट वुड बी साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। आप देख सकते हैं इस रिजल्ट में कहीं पर भी कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं है और हम यही चाह रहे थे। सो दैट मीन्स आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो 1 है ना दैट वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कहने लग रहा है कि रेड लाइन ऑफ द वेवलेंथ 644 नैनोमीटर इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ कैडमियम कोरस्पॉन्ड्स टू ए ट्रांजिशन फ्रॉम 1d2 टू लेवल टू 1p1 लेवल। इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड दिस स्पेक्ट्रल लाइन विल स्प्लिट इनटू। देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं। 1d2 से हम लोग जा रहे हैं 1p1 और मैग्नेटिक फील्ड है वीक। मैग्नेटिक फील्ड क्या है वीक है। ठीक है, सो देखो टोटल नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स नहीं पूछ रहा है इसके अंदर कि आप लोग यहाँ mj का वैल्यू लिखने लग जाएं, यहाँ mj का वैल्यू लिखेंगे, फिर ट्रांजिशन यानी सिलेक्शन रूल आप लोग इंपोज करवा करके ट्रांजिशन करवा रहे होंगे दैट डेल्टा mj इज इक्वल टू 0 +-1 है ना। फिर आपको यहाँ पर देखोगे तो टोटल 9 कंपोनेंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं करना है आपने, इसमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि दिस लाइन कोरस्पॉन्ड्स टू। तो हमेशा ध्यान रखने का कि जब भी हमारे पास वीक मैग्नेटिक फील्ड है दैट वाज द केस ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट, और नॉर्मल जीमन इफेक्ट में वन स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होती है इनटू टोटल 3 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं 3 कंपोनेंट्स। वन कोरस्पॉन्ड्स टू डेल्टा mj इज इक्वल टू 0 एंड अदर्स कोरस्पॉन्ड्स टू डेल्टा mj इज इक्वल टू +-1। यहां से जो मुझे मिलता है दैट वाज दी सिग्मा कंपोनेंट्स, ठीक है सॉरी पाई कंपोनेंट्स, और यहां से जो मुझे मिलता है दैट वर सिग्मा कंपोनेंट्स। ठीक है, सो दीज कोरस्पॉन्ड्स टू द सिग्मा कंपोनेंट्स, दीज कोरस्पॉन्ड्स टू द पाई कंपोनेंट्स। ओके, और अगर हम लोग यहां पर देखें कि जो सिग्मा कंपोनेंट्स है और पाई कंपोनेंट्स इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ऐसा है कुछ कि देखो जो लाइट हमें मिल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन जो भी हमारे पास में लाइट इमिट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे पास जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट
अप्लाइड एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही केस पॉसिबल है। जैसे कि अगर ये वाला केस ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा, पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, दिस वाज परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास में देखो टोटल जो है ना +1 के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा प्लस कंपोनेंट और -1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास हो जाएगा सिग्मा माइनस कंपोनेंट। ठीक है, तो टोटल देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ वन स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहने लग रहा है ना, वन स्पेक्ट्रल लाइन, दिस स्पेक्ट्रल लाइन विल स्प्लिट इनटू टोटल 3 कंपोनेंट्स, नॉट 9 कंपोनेंट्स। टोटल नंबर ऑफ जीवन कंपोनेंट्स नहीं पूछ रखा आपसे। ठीक है, सो पाई, सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस, सो टोटल देयर आर 3 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, तो हाँ, एक बार हो सकता है स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन पढ़ के जल्दबाजी में गलती कर सकता है, बिकॉज ऑप्शन में 9 भी गिवन है इस केस में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना यहाँ पर एक्चुअल ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है ना उसमें आंसर क्या रहेगा, हमारे पास 3 रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, तो इसमें देखो गिवन है कि ए लेयर ऑफ आइस हैज फॉर्म्ड ऑन ए वेरी डीप लेक, द टेम्परेचर ऑफ वाटर as well as that of ice at the ice water interface are 0 degrees Celsius, whereas the temperature of the air above is -10 degrees Celsius. Now the thickness of the ice increases with the time t, assuming all the physical properties of air and ice are independent of temperature, but obviously thickness would vary with the time, so you have to find out for a large value of time how this thickness will vary with this time. Okay, तो बेसिकली क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दिस इज ए डीप लेक, ये हमारे पास एक डीप लेक है। ठीक है, तो इसके सरफेस पर हमारे पास देखो इस प्रकार से आइस मौजूद है। कई बार हो जाता है, देखो अगर लो टेम्परेचर है आप लोगों का तो एक आइस जो है ना उसकी लेयर बन जाती है वाटर के ऊपर ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ बनाया गया है। सो ये हमारे पास लेक है, दिस इज वाटर, दिस इज आइस एंड दिस इज एयर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें ऐसा दे रखा है ना कि जो इंटरफेस है वहां का जो टेम्परेचर है दैट वाज 0 डिग्री सेल्सियस। सो हियर टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ अज्यूम दैट द थिकनेस ऑफ दिस आइस इज गिवन टू यू कैपिटल L। ठीक है, और इसमें जो भी ये गिवन है ना -10 डिग्री सेल्सियस, दैट वाज टेम्परेचर ऑफ द एयर अबाव, यानी कि यहां पर जो टेम्परेचर आपको मिल रहा है ना दैट वाज -10 डिग्री सेल्सियस। तो वैसी बात है, देखो ये टेम्परेचर हमारे पास में ज़्यादा है, ये टेम्परेचर कम है। इट मीन्स हमारे पास जो हीट का फ्लो होगा वो यहाँ से इस पॉइंट पर जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा ना, ऐसे जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, हीट फ्लो होने के कारण इस आइस का जो लेंथ है ना वो टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो बस आपने यही मालूम करना है कि टाइम के साथ इस थिकनेस का वेरिएशन किस प्रकार से है। सो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ये कैलकुलेट करना हो कि लेंथ किस प्रकार से टाइम के साथ चेंज हो रही है ड्यू टू द हीट फ्लो, देन यूज दिस इक्वेशन दैट dq by dt इज इक्वल टू ka dt by dx। देखो टेम्परेचर का वेरिएशन अगर हमारे पास में लेंथ के साथ हो रहा है और हीट का फ्लो हो रहा है टाइम के साथ, या फिर आपको निकालना हो कि कितना हमारे पास लेंथ में चेंज आया ड्यू टू द हीट फ्लो, ऑलवेज यूज दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन हमको यूज करना पड़ता है। ठीक है, द रेट ऑफ हीट फ्लो इज गिवन टू यू ka dt by dx, वेयर k denotes the coefficient of thermal conductivity, a denotes the area of this layer and dt by dx denotes the temperature gradient, यानी डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है। ओके, तो अब देखें यहां पर लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं d by dt, और ये जो q का वैल्यू है ना हीट, ठीक है, सो इट इज गिवन टू यू m इंटू एल, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है ड्यू टू हीट फ्लो। तो इस प्रकार से हम उसको लिखते हैं ml। ठीक है, m इंटू एल। और ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है ना आइस के केस में, इसका वैल्यू भी देखो फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब मैं इसका वैल्यू पुट कर देता हूं, इस वैल्यू वुड बी 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका 80 वैल्यू होता है सीजीएस यूनिट के अंदर। ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम। और ध्यान रखिएगा मैंने क्यों पुट किया है, मैं एल भी यूज कर सकता था वैसे, लेकिन फिर वो एल और ये एल थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, और क्वेश्चन में ना मुझे ये एल जो है वो थिकनेस दे रखा है इस आइस का, तो बस उसको कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए मैंने यहां पर 80 यूज कर दिया।
जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है आइस के लिए, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू के, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, एरिया ए हो जाएगा, ठीक है, ऑफ दिस आइस, एंड देन dt बाई dx। तो देखो टेम्परेचर का वेरिएशन कितना हुआ, तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे लेंथ वेरी करेगी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि L तक जब आप जाएंगे 0 से लेकर के L तक, सपोज दिस इज 0 देन दिस इज L, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि dt टाइम में, किसी dt टाइम में जो लेंथ इसकी वेरी कर जाएगी, लेंथ इसकी जो इंक्रीज हो जाएगी, आइस की थिकनेस इसकी जो इंक्रीज हो जाएगी, दैट वाज इक्वल टू dl, ठीक है। जस्ट एक अजम्पशन है, यहाँ पर यूज पड़ेगा तो हम देख लेंगे इसका। अभी देखो L लेंथ में कितना हमारे पास टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, देन 0 माइनस ऑफ -10, दैट मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन है। आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं, मैंने इसको सीजीएस में लिया है तो इसको भी सीजीएस में ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये देखें जो मास है, ये मास हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द थिकनेस जो कि L है यहाँ पर। सो आप देखेंगे कि A से ये A कैंसिल आउट हो गया, एंड आई एम गेटिंग dl बाई dt मल्टीप्लाई विद दिस रो, इट इज गिवन टू यू, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8, बल्कि k/8, और यहाँ से आ जाएगा L। तो मुझे तो एक्चुअल में वेरिएशन देखना था ना, तो वेरिएशन इसका मतलब क्या हो गया, ये जो k है, 8 है, रो है, दीज आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। सो कॉन्स्टेंट्स अगर होगा तो आई एम गेटिंग L dl इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C एंड dt। इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, देखो इसमें आ जाएगा L²/2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू C इंटू में T, ओके। तो आप देख सकते हैं जो थिकनेस है उसका टाइम के साथ वेरिएशन आपको पता चल गया, दैट L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर हाफ है। बस आपने वेरिएशन ही तो देखना था, तो वो वेरिएशन मुझे यहाँ से मिल जाता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर गिवन है कि L इज इक्वल टू L नोट T टू द पावर अल्फा, वेयर अल्फा इज, सो अल्फा इज नथिंग बट हाफ। अल्फा कितना है, हाफ है। द चार्ज डेंसिटी एंड करंट ऑफ एन इन्फिनाइटली लॉन्ग परफेक्टली कंडक्टिंग वायर, जिसका रेडियस A के इक्वल है, दैट लाइज अलोंग द Z एक्सिस, इज मेजर्ड बाय स्टैटिक ऑब्जर्वर आर 0 एंड कॉन्स्टेंट I। तो देखो दो ऑब्जर्वर होते हैं ना हमारे पास, एक S फ्रेम और दूसरा है हमारे पास में S डैश फ्रेम। सो दिस इज S फ्रेम, दिस इज S डैश फ्रेम, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इन्फिनाइट जो है ना, ऐसे वायर जो है वो प्लेस कर रखा है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगा, और लैम्डा का वैल्यू गिवन है 0 के इक्वल फॉर एन ऑब्जर्वर जो कि S फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहा है, बिकॉज इट इज एट द रेस्ट, ये हमारे पास रेस्ट में है, ठीक है। आल्सो करंट I जो ये मेजर करेगा, दैट वैल्यू इज I एंड इट इज कॉन्स्टेंट। वो क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट है। तो ऐसा मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। आगे हमें गिवन है कि जो चार्ज डेंसिटी है, दैट इज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर हु मूव्स एट ए स्पीड v इज इक्वल टू बीटा c पैरेलल टू द वायर। तो इसे हम लोगों ने देखो z एक्सिस बोला है, दिस इज द z एक्सिस, ठीक है। तो इस z एक्सिस में यहां पर जो कोई ऑब्जर्वर है, ये कितना मेजर करेगा, किसका वैल्यू, चार्ज डेंसिटी लैम्डा का वैल्यू, ये आपने फाइंड आउट करना है। एंड दिस एक्चुअली मूव्स विद द वेलोसिटी v इज इक्वल टू बीटा c, ये आपको गिवन है। तो ऐसा सिचुएशन आपको दे रखा है। तो ये जो वैल्यूज हैं, दिस इज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर इन द S फ्रेम, और S डैश फ्रेम में आपसे पूछ रहा है, S डैश फ्रेम में आप लोगों से चीजें कैलकुलेट करवा रहा है। सो देखो थोड़ा सा अगर आप सोचें तो लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यानी रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आप यूज करना है यहाँ पे। रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट में कुछ टर्म्स होती हैं जिनको बोलते हैं 4 वेक्टर्स, और 4 वेक्टर्स का मतलब होता है वो क्वांटिटीज जिनके 4 कंपोनेंट्स होंगे और जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं अंडर द लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल के लिए आप इन्हीं दोनों के ले लो ना, करंट डेंसिटी बोला है ना उसने, तो करंट डेंसिटी I की बजाय हम J से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। वो कहने लग रहा है ना, करंट डेंसिटी बोल रखा है ना उसने, चार्ज डेंसिटी ना, चार्ज डेंसिटी एंड करंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी एंड करंट, चार्ज डेंसिटी एंड करंट, ठीक है। चलो अब एक बात ध्यान रखना है आप लोगों ने, जो करंट डेंसिटी होता है ना, करंट डेंसिटी J, और इसके अलावा जो चार्ज डेंसिटी है रो, 3D का केस ले रहा हूं मैं, ठीक है, रो, तो ये एक्चुअल में 4 वेक्टर्स फॉर्म करते हैं, बिकॉज दे आर दीज क्वांटिटीज एक्चुअली फॉर्म 4 वेक्टर्स बिकॉज दे आर ट्रांसफॉर्म अंडर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्रकार से जो मोमेंटम और एनर्जी है, दे आल्सो फॉर्म द 4 वेक्टर्स, ये भी 4 वेक्टर्स हैं हमारे पास। ध्यान रखिएगा 4 वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, आपको इनके फॉर्मूले याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
इनके फॉर्मूले अपने आप याद आ जाएंगे जैसे ही आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की जो हमारे पास वैल्यूज थी ना, इक्वेशंस थी, अगर वो आपको याद हैं तो इनकी इक्वेशंस आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या था बताओ, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी ऑफ गामा था और t डैश का वैल्यू था t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर ऑफ गामा। यही तो वैल्यू था वहां पर। ठीक है, तो आप ये देखिए यहां कि जो हमारे पास x है t है, ये तो चेंज हो जाएगा इस केस में। किससे रिप्लेस होगा तो वो आप देखो चेक कर सकते हैं। E इज इक्वल टू पी इंटू सी होता है ना ये चीज, और x इज इक्वल टू सी इंटू टी भी होता है, जो फोर्थ कोऑर्डिनेट आप अज्यूम करते हैं किसके अंदर, रिलेटिविटी में। तो x जो है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, एनर्जी से, और ये जो टाइम है दैट इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंटम। तो सेम यहां पर भी है, दैट रो इज इक्वल टू जे इंटू वी होता है। सो दैट मीन्स x इज रिप्लेस्ड बाय रो, ठीक है, एंड t इज रिप्लेस्ड बाय j। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये फॉर्मूले में हमारे पास जो है x जो है ना, x लिखा है, मतलब x के केस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, सो दैट मीन्स जो s डैश फ्रेम है दैट मूव्स अलोंग द x डायरेक्शन, बट इस क्वेश्चन में अलोंग द z डायरेक्शन दे रखा है। तो बस x को एक तो z से आप रिप्लेस कर दें यहां पर, z डैश इज इक्वल टू दिस, और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास पोजिशन कोऑर्डिनेट है वो बन रहा है यहां पर j, ठीक है, j इज इक्वल टू रो v है ना, तो ये तो बन रहा है x कोऑर्डिनेट, और ये बन रहा है हमारे पास टाइम कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, x इज इक्वल टू सी टी होता है ना, थोड़ा सा उससे कंपेयर करके देख ले, बिकॉज दे फॉर्म 4 वेक्टर्स, इसलिए एडवांटेज मिल रहा है हमको ये चीज का। एक तो ये है कि आप इनके फॉर्मूले याद रखो, रटो उनको, और एक ये है कि अगर आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन याद है तो डायरेक्ट इनके फॉर्मूले अपने आप ही आ जाते हैं। अब जैसे मान लो आपने यार रो का वैल्यू कैलकुलेट करना है, चार्ज डेंसिटी वो पूछ रहा है एस डैश फ्रेम का ऑब्जर्वर कितना मेजर करेगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको हम टाइम से डिनोट कर रहे हैं, तो यहां देखो रो डैश, ठीक है, रो डैश इज इक्वल टू रो माइनस में वेलोसिटी v, x जो कि रिप्लेस हो जाएगा यहां पर किससे, x रिप्लेस होगा j से, ठीक है, एंड j z, बिकॉज z डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हैं ना, तो यहां पर हो जाएगा j z डिवाइड बाय यहां पर है सी स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई विद द गामा। तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, देखो ये अगर ये आपको याद है तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये अपने आप ही आ गया रिजल्ट, ये अपने आप ही रिजल्ट आ गया, बिकॉज दीज फॉर्म 4 वेक्टर्स। हाँ, एक बात ध्यान रखना है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे डू नॉट फॉर्म 4 वेक्टर्स, वो 4 वेक्टर्स फॉर्म नहीं करते हैं, तो उस केस में आप ये जो टेक्निक यूज मत कर लेना वहां पे। उस केस में जो फॉर्मूले यूज होते हैं ना वो आप याद रख लें तो ज्यादा बेहतर है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनते भी है वहां से, दैट ई पैरेलल कंपोनेंट एंड बी पैरेलल कंपोनेंट रिमेन्स टू बी सेम, ये सेम होते हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट चेंज होते हैं, दे विल ट्रांसफॉर्म एक्चुअली, ठीक है। सो ई परपेंडिकुलर डैश इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ई प्लस में वी क्रॉस बी, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाई विद द गामा, और यहां पर हो जाएगा बी परपेंडिकुलर डैश इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर माइनस में v क्रॉस e बाई सी स्क्वायर, ठीक है, एंड देन इनटू में गामा। तो थोड़ा सा आप जो है ना ये फॉर्मूले अलग से याद रखें, ठीक है, ये फॉर्मूले आपने अलग से याद रखने, ओके। तो ये आप जब यूज करेंगे जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पूछता है कि ये फ्रेम कितना मेजर करेगा, इस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कितना देखेगा, वो उसके लिए है। बट फिलहाल के लिए जो मेरे काम का है ना इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये वाला फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला आई हैव टू यूज एक्चुअली, बिकॉज एस डैश फ्रेम का जो ऑब्जर्वर है वो ये रो डैश मेजर करने वाला है, बस रो की जगह यहाँ लैम्डा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, वायर 1 डायमेंशन, इस वजह से, ठीक है। तो एक काम करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, देखो रो डैश या लैम्डा डैश जो भी आप लिखना चाहें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। दिस इज 0 माइनस, क्योंकि ये रो 0 है ना, आपके देखो ना, लैम्डा मतलब रो मतलब लैम्डा दैट इज 0, चार्ज डेंसिटी वुड बी 0 फॉर एन ऑब्जर्वर विच इज एन एस फ्रेम, तो वो 0 हम लिख रहे हैं यहाँ पर। देन वेलोसिटी v जो कि हमें गिवन है बीटा सी, देन इसके बाद z डायरेक्शन में करंट डेंसिटी, सो देखो करंट इस डायरेक्शन में आई है, तो करंट डेंसिटी अगर इसका लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसका सर्कुलर रेडियस आपको गिवन है a के इक्वल, सो करंट डेंसिटी इज गिवन बाय करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा इस केस में I डिवाइड बाय एरिया विच इज पाई a स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर लिखेंगे मल्टीप्लाई विद द गामा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि अभी ऑप्शन मैच करेगा नहीं, गामा का वैल्यू मैंने पुट ही नहीं किया है दरअसल। सो दिस गिव्स मी माइनस का बीटा आई डिवाइड बाय पाई ए स्क्वायर सी, और गामा होता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वी का वैल्यू रखो बीटा सी, तो मेरे पास आएगा 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर, दिस इज द आंसर,
दिस इज दी आंसर। ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। नाउ इज देयर एनी शॉर्ट ट्रिक टू डू दिस क्वेश्चन? क्या हम ऑप्शन को चेक करके भी यहां बता सकते थे? देन यस। देखो ऑप्शन को चेक करके भी यहां पर जो है बताया जा सकता है कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारे पास सही होगा। देखिए ऑप्शन में हमारे पास ये है, ठीक है, और हमें इसे प्रूव करना है, दिस इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर जैसे कि बीटा का वैल्यू 0 टेंड करेगा, ठीक है, और एक हमारे पास है बीटा का वैल्यू 1 टेंड करेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 ही जा सकता है। दैट मीन्स वेलोसिटी v इज इक्वल टू c होगा। तो देखिए जिस समय बीटा का वैल्यू 0 है, इट मीन्स velocity 0 of this frame. If this frame has 0 velocity, it means it is at the rest. और अगर ये रेस्ट पर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है ऑफ दिस वायर जो यहां इस ऑब्जर्वर को शो होगी वो उतनी शो होगी जितनी यहां पर मतलब जो शो हो रही थी ना वही इसको शो होगी, बिकॉज बोथ आर एट द रेस्ट, ठीक है। तो चीजें सिमिलर रहेंगी। तो अगर इसके लिए चार्ज डेंसिटी 0 तो इसके लिए भी चार्ज डेंसिटी 0। तो अब आप ये देख लीजिए कि जिस समय बीटा का वैल्यू 0 आप पुट करेंगे तो उन सभी फॉर्मूले में से कौन से ऑप्शन में हमारे पास में 0 आ रहा है? तो चार्ज डेंसिटी 0, ठीक है। ये 2 डायमेंशन है ना चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा के बजाय अगर देखो सिग्मा से रिप्रेजेंट कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता ना, बिकॉज यहां पर देखो इसका रेडियस दे रखा था a, ठीक है। तो पाई a स्क्वायर इसीलिए मैंने लिखा है करंट पर यूनिट एरिया, तो एरिया होगा इसका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस है व्हेन बीटा टेंड्स टू 1 और यू से दैट v इज इक्वल टू c। तो जिस समय पर देखो v का वैल्यू c होगा, यानी कि इसका जो स्पीड है ना वो मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया, c का वैल्यू जो कि हम जानते हैं मैक्सिमम हमारे पास में लिमिट होता है इसका। तो इस टाइम पर आप ये देखिए कि जो चार्ज डेंसिटी होगा, चार्ज डेंसिटी जैसा कि 2D केस है, ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा सिग्मा लैम्डा रो जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, दिस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। और एरिया जो है वो इट इज कॉन्ट्रैक्टेड, एरिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? लेंथ का वॉल्यूम का सेम तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। द कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ शुड बी, मतलब जो हमारे पास लेंथ है इट इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एंड द करेक्ट रिलेशन इज दिस, ए इज इक्वल टू ए नॉट मल्टीप्लाई द गामा। ये हमारे पास में सॉरी डिवाइड बाय गामा, ठीक है, यहां हमारे पास गामा हो जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला होता है। देखो ए नोड क्या चीज है? ए नोड वो वाला फ्रेम है जिसके अंदर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो यहां जैसे इस केस में हम लोग अज्यूम करके चल रहे थे ना, जब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का डेरिवेशन करते हैं उस समय अज्यूम करते हैं कि एस डैश फ्रेम में हमारे पास रोड जो है वो रखी गई है और एस फ्रेम में ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। इस समय पर जो रोड है ना वो एस फ्रेम के अंदर है, दिस इज द, ठीक है, ये हमारे पास में वायर है, और एस डैश फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो इस चीज को मेजर कर रहा है। तो देखो यहां चीजें रिवर्स हैं, यहां चीजें रिवर्स हैं। मतलब क्या, ऐसा समझ लीजिए कि ये जो ए डैश होगा ना, मतलब व्हाट इज द एरिया इट इज मेजर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर इन एस डैश फ्रेम, दिस शुड इक्वल टू एरिया ऑफ दिस वायर इन दिस एस फ्रेम एंड डिवाइड बाय द गामा, डिवाइड बाय द गामा, ठीक है। तो क्योंकि गामा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, इस वजह से हमारे पास देख सकते हैं कि ए डैश का वैल्यू ए से तो कम ही आएगा। दैट मीन्स एरिया शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड, एरिया शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। और देखो यहां जो गामा का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ए डैश का वैल्यू हो जाएगा ए, और गामा होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये डिवाइड में था तो ये ऊपर आ जाएगा 1 अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब जिस समय वी का वैल्यू सी होगा तो आप देख सकते हैं कि ए डैश का वैल्यू कितना हो गया? 0। देखो ना, ए डैश का वैल्यू कितना हो गया? 0। मतलब जो यहां ऑब्जर्वर है उसने इस वायर का एरिया कितना मेजर कर लिया? 0। किस समय पर? जब वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना है? c के इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि जो चार्ज डेंसिटी है दैट टेंड्स टू इंफिनिटी। अब आप वो ऑप्शंस चेक करो इन चारों में से जिसमें v का वैल्यू c रखने पर यानी बीटा का वैल्यू 1 रखने पर आपको आंसर इंफिनिटी मिल रहा हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा करने पर आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचते हैं 2 और ऑप्शंस, उसमें प्लस माइनस का अंतर है, और प्लस माइनस का अंतर तो होना भी चाहिए, नेगेटिव साइन अपीयर होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो चार्जेस करंट फ्लो कर रहा है ना इसके अंदर, जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, इस वायर के अंदर, ठीक है, वो उनका जो मोशन है वो मोशन इस वाले ऑब्जर्वर को अपोजिट दिखेगा। अपोजिट तो दिखेगा ही, ऑब्वियसली बात है। देखो ये रेस्ट में है, रुका हुआ है, और ये आगे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू बीटा c से। तो यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो मोशन होगा वो इनको क्या, इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? रिवर्स डायरेक्शन में दिखेगा, और करंट का ऑब्वियसली उसका रिवर्स डायरेक्शन दिखेगा उसको, ठीक है ना। देखो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो अब जब ये वाला ऑब्जर्वर है तो इस ऑब्जर्वर को इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में दिखेगा और करंट का मोशन इस डायरेक्शन में, मतलब चीजें रिवर्स हो रही हैं। अगर चीजें रिवर्स हो रही हैं सो देयर शुड बी ए नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव साइन होना चाहिए क्योंकि करंट आ रहा है यहां पर।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप जज भी कर सकते थे डायरेक्ट ऑप्शंस को चेक करके भी, ठीक है। या फिर आप 4 वेक्टर वाला जो है वो टेक्निक आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, रो और जे, करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी दे फॉर्म 4 वेक्टर्स, आल्सो मोमेंटम एंड एनर्जी दे आल्सो फॉर्म 4 वेक्टर्स, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे डू नॉट फॉर्म 4 वेक्टर्स। यह बात आप अगर ध्यान है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बचते हैं लास्ट 10 क्वेश्चंस, जो आपको 1-2 दिन में उस पर मैं लेक्चर वीडियो अपलोड कर दूंगा। होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।